नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर फिर से एक बार नई कहानी के साथ। तो चलिए बिना समय गवाए कहानी का शुरू करते हैं। दोपहर का खाना खाकर सुलोचना जी कुछ देर आराम करने के लिए लेटी ही थी कि तभी कॉल बेल की आवाज़ सुनकर उनको फिर उठना पड़ा। दरवाज़ा खोला तो देखा कि पोस्टमैन डाक लिए खड़ा था। डाक लेकर अंदर आकर एक बार तो वे सारी चिट्ठियां अपने पलंग के पास रखी टेबल पर डालकर पुनः सोने का प्रयास करने लगी। पर एक बार नींद में खलल पड़ने के बाद वापस नींद आना इतना आसान नहीं था। वे उठकर बैठ गई। पास रखी डाक उठाकर देखी तो उसमें टेलीफोन बिल, बिजली का बिल तथा किसी मेडिकल कॉन्फ्रेंस का निमंत्रण पत्र और 2 पत्र नजर आए। एक लिफाफे पर उनका नाम पता टाइम किया हुआ था। कोने में प्रेषक के नाम पर सौरभ का नाम देखकर आश्चर्य हुआ। सौरभ के दिल्ली जाने के बाद आज पहली बार उसका पत्र मिला था। इतने समय बाद बेटे को माँ की याद कैसे आई? इसी उत्सुकता के कारण उन्होंने झटपट सौरभ का पत्र खोला। सौरभ ने 2-4 औपचारिक शिष्टाचार के वाक्यों में लिखने के बाद अपने पत्र लिखने के मूल उद्देश्य पर आते हुए लिखा था। माँ, आपको ये जानकर खुशी होगी कि मेरा बिजनेस आजकल अच्छा चल रहा है और मुझे लगता है कि आगे भी इस क्षेत्र में बहुत स्कोप है। इसीलिए मैं अपने बिजनेस को एक्सटेंड करना चाहता हूँ। इस दशर्व में मुझे एक बड़ी अच्छी ऑफिस खरीदनी होगी। माँ, आप तो जानती हैं कि किसी भी मेट्रो सिटी में एक छोटी सी दुकान खरीदना भी कितना मुश्किल होता है। हालांकि मेरी कमाई अच्छी है, पर मैं अपने बिजनेस के मुनाफे को तो यूं अपने व्यापार विस्तार में लगा देता हूँ। अब मुझे ऑफिस खरीदने के लिए अतिरिक्त रुपयों की व्यवस्था करनी होगी। इसके लिए योजना मेरे दिमाग में आई है कि क्यों ना हम अपना कोटा का मकान बेचकर रकम की व्यवस्था करें। फिलहाल आप वहाँ रह रही हैं। घर पर आपके बाद तो हम दोनों भाइयों का वहाँ आकर बसने का कोई इरादा नहीं है। आप जब तक चाहती वहाँ रहती, लेकिन मुझे ऐसी ज़रूरत नहीं आन पड़ी है, तो मकान बेचना है। मैंने इस विषय में गौरव भैया से भी लंदन बात की थी। उन्होंने तो स्पष्ट कह दिया है कि उनकी भारत लौटने की कोई गुंजाइश नहीं है। मैं लंदन में ही अच्छी तरह सेटल हो चुके हैं। उनको आपकी किसी प्रॉपर्टी में भी कोई रुचि नहीं है। अंततः उन्होंने अपना हिस्सा भी मेरे नाम कानूनी तौर पर कर दिया है। इस तरह गौरव भैया की ओर से तो हमें कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। अब बस सब कुछ आपको ही तय करना है। आप अकेली वहाँ रहकर क्या करेंगी? इससे बेहतर होगा कि आप हमारे पास ही शिफ्ट हो जाएं। वैसे भी आजकल आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती है। ऐसे हालत में आपका वहाँ अकेले रहना ठीक नहीं है। पिछली बार पापा के निधन के समय मैं वहाँ आया था तो मेरी अपनी पड़ोसी शर्मा अंकल से इस संबंध में बात हुई थी। वह अपने मकान को खरीदने में काफ़ी इंटरेस्टेड लगे। इसके लिए वे अच्छी कीमत देने को भी तैयार हैं, क्योंकि यह मकान आपके नाम है। अंततः सारे डॉक्यूमेंट्स पर आपके हस्ताक्षर होने हैं। मैंने दिल्ली में ही सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करवा लिए हैं, जिनको इस पत्र के साथ आपको भेज रहा हूँ। आप जहाँ जहाँ निशान लगे हैं वहाँ हस्ताक्षर कर मुझे शीघ्र सारे पेपर्स भेज दें। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस संबंध में कोई लापरवाही नहीं करेंगी। वह मुझे अविलंब अपने हस्ताक्षर करके पेपर भेज देंगी। शेष कुशल सौरभ का पत्र पढ़कर वे हैरान सी हो गई थी। कभी पत्र को तो कभी उसके डॉक्यूमेंट्स को देख रही थी। बिना उनके सलाह मशविरा किए अपनी ओर से तो सौरभ ने सब कुछ तय कर डाला था। गनीमत थी कि मकान उनके नाम था, अन्यथा वो तो शायद मकान का सौदा भी अपने आप करके उनको सूचना भर दे देता। सौरभ को उनके अकेलेपन और स्वास्थ्य की चिंता भी अभी अभी होने लगी थी। अन्यथा पिछले वर्षों में वे कितनी बार उनसे अपनी पत्नी और बच्ची के साथ कुछ समय अपने पास बिताने का आग्रह कर चुकी थी, लेकिन उसको कभी टाइम नहीं था, ना ही उसने कभी कहा हो कि आप यहाँ आ जाओ। सौरभ का पत्र खोलने के पूर्व उसका पत्र पाने का जो सुखद उत्साह उनमें था, वह काफुर हो गया।
मन में एक अजीब सी रिक्तता का एहसास हो रहा था कि आजकल की पीढ़ी कितनी व्यक्तिपरक और आत्मकेंद्रित हो गई थी। रागिनी भी उनकी संतान थी, पर सौरभ ने उनकी संपत्ति में उसकी हिस्सेदारी को शायद जानबूझकर अनदेखा कर दिया था। सौरभ का पत्र पढ़ने के बाद उन्होंने जब दूसरा पत्र उठाया तो उस पर लिखी रागिनी की हस्तलिपि को पहचानने में वे कैसे भूल सकती थी। वैसे भी रागिनी से तो उनका पत्राचार चलता ही रहता था। रागिनी ने क्या लिखा होगा, इस उत्सुकता से उन्होंने उसका पत्र भी खोला। रागिनी ने लिखा था, पूज्य माँ, इस बार मेरे पत्र देने में कुछ विलंब हुआ, क्षमा करें। आप तो जानती ही हैं कि नए नए अस्पताल को जमाने की व्यवस्था में समय कब निकल जाता है कि पता ही नहीं चलता। माँ, जैसा कि आपको बताया था, रोहित और मैंने मिलकर जो योजना बनाई थी कि अपने अस्पताल के साथ के ब्लॉक में ही एक नया शिशु गृह खोलें, जहां बेसहारा और अनाथ बच्चों का लालन पालन किया जा सके। हमारे नए शिशु गृह पालना का निर्माण कार्य काफ़ी हद तक हो चुका है और अगर निर्माण कार्य का यही रफ्तार रही तो अगले माह 15 अगस्त पर उसका विधिवत उद्घाटन करने का विचार है। इस अवसर पर उपस्थित होने के लिए यह पत्र विशेष रूप से मैंने आपको लिखा है, ताकि आप अभी से अपने आप को आने के लिए पूर्व तैयार कर लें। आपके कर कमलों से ही पालना का शुभारंभ होगा। अंततः नहीं आ पाने का आपका कोई बहाना हमें मंजूर नहीं होगा। रागिनी ने आगे लिखा था, माँ, पिछले 27 वर्षों में आपने जो प्यार, स्नेह और सहारा दिया है, उसके लिए मैं आपकी आजीवन ऋणी रहूँगी। आपने मुझ बेसहारा, अनचाही, बिन माँ की संतान को अपनाकर मुझ पर जो उपकार किया है, उसके लिए मेरे हृदय का रोम रोम आपके प्रति ऋणी है। आपने मुझे केवल सहारा ही नहीं दिया, मुझे आपने अंतर्मन से अपनाया, मेरी अच्छी से अच्छी परवरिश की, मुझे पढ़ाया लिखाया और डॉक्टर बनाया। यह सब मैं क्या कभी भूल पाऊंगी? स्वयं की दो दो संतानें होते हुए भी आपने मुझे एक पल के लिए भी इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि मैं आपकी जन्मदायी पुत्री नहीं, बल्कि एक अपनाई हुई दत्तक पुत्री हूँ। माँ, मैंने भगवान को तो नहीं देखा है, पर आप में मुझे हमेशा भगवान ही नज़र आए हैं। आपने मेरे जैसी असहाय, लाचार और बेबस बच्ची को अपनाकर समाज में अपनी उदारता का जो आदर्श स्थापित किया है, वही पथ मेरे जीवन का मार्गदर्शन बन गया है। मेरी बहुत वर्षों से यह अभिलाषा रही थी कि मैं भी आपकी तरह जीवन में कम से कम एक अनाथ को सनाथ बना पाऊँ। रोहित का हर तरह से सहयोग और मार्गदर्शन तथा आपकी प्रेरणा ही मेरे जीवन का पाथेय है बने। जिस दिन आपके कर कमलों से पालना का शुभारंभ होगा, वह दिन मेरे जीवन का स्वर्णिम दिन होगा। आपके 65वें जन्म दिवस पर रोहित और मेरा आपके लिए यह एक छोटा सा उपहार है। बस अब तो आपके आगमन की प्रतीक्षा है। कृपया निराश नहीं करिएगा। रागिनी के पत्र की आत्मीयता ने उन्हें भीतर तक सरोवार कर दिया। उनके सामने एक और सौरभ का पत्र था, जिसमें केवल अपने हक और अधिकारों की बात लिखी गई थी। अपने दोनों पुत्रों की अच्छी से अच्छी परवरिश के लिए उन लोगों ने क्या कुछ नहीं किया। अच्छी से अच्छी स्कूल, हॉस्टल में उन्हें भेजा, उनको जीवन की हर सुविधाएं उपलब्ध करवाई, पर उनके बच्चों ने यह तो हर माँ बाप का बच्चों के प्रति कर्तव्य होता है समझकर कभी उनकी भावनाओं को महत्व ही नहीं दिया। दूसरी ओर रागिनी का पत्र था। पत्र के हर शब्द में उनके प्रति श्रद्धा और आदर के भाव थे। रागिनी ने उनको इतना सम्मान दिया था कि उसके पुत्र को पढ़कर एक बार तो सौरभ के पत्र से मिली व्यथा और पीड़ा को भी वे भूल गई। आज अपने अतीत के पन्ने पलटने का उनका बहुत मन हो रहा था। पिछले कुछ वर्षों में जीवन में कितना कुछ घट गया था। रागिनी का आगमन उनके जीवन में अप्रत्याशित रूप से हुआ था। उन दिनों वे सरकारी अस्पताल में महिला रोग चिकित्सक के रूप में कार्यरत थी। वे अपने यूनिट की प्रमुख थी। अपनी कार्यकुशलता के कारण उनकी मरीजों में अच्छी लोकप्रियता थी। उन्हीं दिनों में सावित्री पुनः उनके संपर्क में आई।
बचपन में सावित्री और वे एक ही मोहल्ले में रहने के कारण एक दूसरे से परिचित थे। सावित्री के उनसे उम्र में 7-8 वर्षों का अंतर होने के कारण उससे उनकी मित्रता तो नहीं थी, फिर भी दोनों परिवारों के बीच मधुर संबंध थे। सुभाष के विवाह होने के बाद वे स्वयं को कोटा आ गई थी। बाद में सावित्री का विवाह कहाँ हुआ उन्हें पता ही नहीं चल पाया। उस दिन कई वर्षों के पश्चात अचानक एक मरीज के रूप में सावित्री जब उनके पास आई तो एक बारगी तो उन्हें पहचान भी नहीं पाई। वह सुंदर नाजुक सी लड़की पिछले 10 वर्षों में कितनी बदल गई। सावित्री भी शायद उम्मीद नहीं की थी कि उनकी जांच करने वाली डॉक्टर उसकी परिचित ही निकलेगी। कुछ क्षणों के लिए दोनों ही एक दूसरे को पहचानने का प्रयास करते रहे। बाद में सावित्री से उनका विस्तृत परिचय पाकर उन्हें सब कुछ श्रवण हो गया। उस समय सावित्री को चौथा महीना चल रहा था। वह बहुत कमज़ोर और एनीमिक लग रही थी। सावित्री से ही पता चला कि पिछले 4 वर्षों में 2 कन्याओं को जन्म देने के अलावा उसका एक बार पांव फिसलकर गिर जाने से अबॉर्शन हो चुका था। इतने कम अंतराल पर वह एक बार फिर से गर्भवती हो गई थी। सावित्री के चेहरे की घबराहट देखकर उन्होंने जब उसकी परेशानी का कारण पूछा तो उसने बतलाया कि 2 बेटियों को जन्म देने के कारण उसके पति और सास उस पर बहुत जुल्म ढा रहे थे। एक बार तो उन्होंने स्पष्ट कह दिया था कि अगर उसने फिर से बेटी को जन्म दिया तो वे लोग उसको घर से निकाल देंगे। सावित्री की दर्द भरी दास्तां को सुनकर वे विचार मग्न हो गई थी। सावित्री बार बार उनसे प्रार्थना कर रही थी कि वे उसका गर्भपात कर दे, ताकि यदि उसके गर्भ में इस बार भी कन्या भ्रूण हुई तो उसकी सास और पति उसे कतई माफ़ नहीं करेंगे। सावित्री की बात सुनकर वे गंभीर हो गई, पर उसकी जांच करने के पूर्व वे कुछ भी नहीं कर सकती थी। उन्होंने सावित्री का अच्छी तरह से मुआयना करने के पश्चात उसे स्पष्ट कह दिया था कि उसका 18वां सप्ताहों का गर्भ होने के कारण उसका इस हालत में गर्भपात कराना उसके लिए जानलेवा हो सकता था। उन दिनों सोनोग्राफी का भी विशेष प्रचलन नहीं था, जिससे उसकी अंदरूनी स्थिति की स्पष्ट जांच हो पाती। उन्होंने उसको समझाना चाहा कि यदि उसके पति और सास उस पर पुत्र पैदा करने के लिए मानसिक रूप से इतना दबाव डाल रहे हैं तो वह अंतिम बार एक चांस और ले ले। हो सकता है इस बार उसके गर्भ में पुत्र हो। पहले तो सावित्री पर उसकी बातों का विशेष असर नहीं हुआ था, पर वह बार बार एक ही रट लगाई जा रही थी कि वे उसका अबॉर्शन कर दे। पर जब उन्होंने उसकी बात को मानने से स्पष्ट इनकार कर दिया और उसे देर तक समझाया तो वह कुछ सहज हुई। उन्होंने उससे यह भी कहा था कि अगर कोई तकलीफ़ हो तो वह निसंकोच उसके पास आ जाए। उन्होंने अपने पास से सावित्री को आवश्यक दवाएं और टॉनिक भी दिए तथा उसे स्पष्ट ताकीद की थी कि वह अपने खान पान पर विशेष ध्यान रखे। इस प्रकार सावित्री से उनका पुनः संपर्क हुआ। उसके बाद सावित्री समय समय पर उनके पास जांच के लिए आती रही। सावित्री से धीरे धीरे उनकी पारिवारिक परिस्थितियों की जानकारी मिलती रही। सावित्री ने बतलाया कि उसके पति घर में अकेले कमाने वाले थे। उन पर अपनी माँ तथा 2 कुंवारी बहनों की पहले से ही जिम्मेदारी थी। जब उसके भी 2 लड़कियां हो गई तो उसकी सास और पति बहुत बौखला गए थे। अपनी सारी कुंडा और नाराज़गी वे उस पर निकालते रहते थे। यही वजह थी कि जैसे तैसे प्रसव का समय नज़दीक आ रहा था। सावित्री के मन में डर शंकाओं के बादल गहराते जा रहे थे। सावित्री शारीरिक अवस्था को देखते उसका ऑपरेशन होना था। सावित्री की घबराहट बहुत बढ़ गई थी। ऑपरेशन टेबल पर भी सावित्री उनको हाथ पकड़कर बार बार याचना कर रही थी, दीदी यदि ऑपरेशन के दौरान मेरी मौत हो जाए और इस बार भी यदि मेरी बेटी ही पैदा हो तो आप उस कृपया मेरे घर वालों को मेरी बच्ची को नहीं सौंपें। मैं नहीं चाहती कि मेरी पहली 2 बेटियों की तरह इसको भी जन्म लेते ही अपमान और उपेक्षा झेलनी पड़े। आपके पास तो ऐसे बहुत से निसंतान दंपत्ति आते होंगे जिनके अपने बच्चे ना होने के कारण वे दूसरे के बच्चों को गोद लेना चाहते हैं। आप कृपया ऐसे ज़रूरतमंद दंपत्ति को मेरी बच्ची सौंप दे, जहां उसके आगमन का सदैव स्वागत किया जाएगा। कहते कहते सावित्री रो पड़ी थी।
सावित्री की बातों को सुनकर उनकी भी आंखें भर आई। उन्होंने उसे आश्वस्त किया, सावित्री, तुम किसी प्रकार का तनाव इस समय मत रखो। वैसे तो मुझे विश्वास है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, फिर भी मैं तुम्हें वादा करती हूँ कि यदि तुम्हारी बेटी होगी तो उसकी हर तरह से मैं सुरक्षा करूँगी, और जब तक कोई सुयोग्य परिवार उसे अपनाने के लिए नहीं मिलेगा, तब तक तुम्हारी बेटी को स्वयं मैं अपने पास रखूँगी। उनका आश्वासन मिलने के बाद सावित्री बहुत निश्चिंत सी हो गई थी। उसकी आंखों में आए आकृत्यता के भाव वे आज भी नहीं भूल पाई है। वह बोली, दीदी, मैं जीवन भर तनाव मुक्त और निश्चिंत होकर जी तो नहीं पाई, पर आज आपकी बात सुनकर शांति से मर ज़रूर सकूंगी। उसके बाद एनेस्थीसिया के प्रभाव के कारण उसकी आंखें बंद हो गई। ऑपरेशन के दौरान अचानक उसका ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ जाने के कारण उसकी स्थिति गंभीर हो गई थी। हर संभव प्रयास करने पर भी वे उसको न बचा तो नहीं पाए। हाँ, उसकी बेटी ज़रूर सही सलामत पैदा हो गई थी। ऑपरेशन थिएटर से वे बहुत दुखी मन से जब बाहर निकली तो सावित्री की सास ने बजाय सावित्री के स्वास्थ्य के विषय में पूछने के पहला प्रश्न यही किया, क्यों डॉक्टर साहब, इस बार तो मेरा पोता ही हुआ है ना। उन्होंने इनकार करते हुए जब उसे सावित्री की मृत्यु और उसके पुत्री होने की सूचना दी तो वह अपना सिर पीटते हुए बोल पड़ी, हे भगवान, हमारे तो करम ही फूट गए। हाय, मेरे बेटे का क्या होगा। इस महंगाई के ज़माने में वह कैसे अपनी 2 बहनों और 3 बेटियों का बोझ उठा पाएगा। फिर सावित्री को कोसते हुए बोली, वह अभागी स्वयं तो चली गई, पर जाते जाते ये नई मुसीबत हमारे गले मर गई। अच्छा होता भगवान उसके साथ साथ इसे भी उठा लेता। सावित्री का पति चुपचाप खड़ा अपनी माँ की बातें सुनता रहा। उसमें तो इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह अपनी माँ के अनर्गल प्रलाप को रोकता, बल्कि उसके चेहरे के भावों से ही तो यही लग रहा था कि वह अपनी माँ से सहमत ही था। उसको देखकर लग रहा था कि उसको अपनी पत्नी की मौत का कोई खास दुख नहीं हुआ था। उन लोगों के रुख को देखकर उन्हें विश्वास हो गया कि सावित्री ने ठीक ही कहा था कि उसकी सास और पति कितने निर्मम थे। वास्तव में उसकी बेटी को उन क्रूर हाथों में सौंपना उचित नहीं था, पर इसके लिए उसके पति की स्वीकृति लेनी ज़रूरी थी। उन्होंने जब उसकी अंतिम इच्छा के विषय में उन्हें बताया तो जैसे उनको मुँह मांगी मुराद ही मिल गई। उसका पति 2-4 मिनट अपनी माँ से सलाह मशवरा करने के बाद तुरंत बोला, डॉक्टर साहब, यदि सावित्री की भी अंतिम इच्छा यही थी कि इस बच्ची को किसी सुपात्र को गोद दिया जाए तो मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है। मैं उसकी अंतिम इच्छा का अनादर नहीं करूँगा। बस यही समझकर संतोष कर लूँगा कि सावित्री के साथ बच्ची भी जन्म लेते ही हमसे बिछुड़ हो गई। मैं तो पहले से अपनी 2 बहनों और 2 बेटियों की जिम्मेदारियां उठाते उठाते परेशान हो गया हूँ। अब फिर एक बेटी का अतिरिक्त बोझ मैं नहीं उठा पाऊँगा। इससे तो बेहतर होगा कि इसे किसी सुयोग्य हाथों में सौंप दे, ताकि उसका भविष्य तो संवर सके। सावित्री के पति की बात सुनकर वे गंभीर हो गई थी। हालांकि जानबूझकर अपनी संतान को त्यागने का निर्णय अनुचित ज़रूर था, पर उसके घर की परिस्थितियों को जानने के बाद वे उसके पति के प्रति कुछ नरम ज़रूर हो गई थी। सावित्री के पति से अपनी बच्ची से सारे संपर्क तोड़ने की कानूनी औपचारिकता को पूरा करने के बाद उन्होंने उन लोगों को हॉस्पिटल से जाने की स्वीकृति दे दी। सावित्री की बच्ची देखने में बहुत ही प्यारी और सुंदर थी, पर पर्याप्त पोषण न मिलने के कारण कमज़ोर थी। अन्यथा कुछ समय उसे नर्सरी में रखने का तय किया गया ताकि उसकी उचित सार संभार हो पाए। घर आने पर भी उसका मन किसी काम में नहीं लगा पाया। बार बार सावित्री और नवजात बच्ची की छवि उनकी आंखों में सक्षम घूम जाती थी। जब तक बच्ची को किन्हीं सुयोग्य हाथों में नहीं सौंप देती, वे स्वयं निश्चिंत नहीं हो सकती थी। उनके पति ने उन्हें विचार मग्न देखकर 1-2 बार टोका भी, पर उन्होंने हॉस्पिटल की कोई प्रॉब्लम कहकर बात टाल दी थी। दूसरे दिन हॉस्पिटल गई तो स्वतः उनके कदम उन नन्ही सी बच्ची को देखने नर्सरी की ओर उठ गए। उनको बच्ची के पास देखकर नर्सरी की कई नर्सें बच्ची के पालने की इर्द गिर्द इकट्ठे हो गई थी। सभी एक स्वर में कह रही थी, मैडम, कितनी प्यारी और सुंदर बच्ची है, उसको तो कोई भी अपना लेगा। उसी समय बच्ची रोने लगी।
उसको रखते देखकर सहसा उसका हृदय उमड़ पड़ा। उन्होंने झट से उसको गोद में लेकर अपने सीने से लगा लिया। उस नन्ही जान को भी शायद उनके हृदय से लगातार माँ के स्पर्श की उमशा का एहसास हुआ था। तभी वह उनकी गोद में जाते ही एकदम चुप हो गई थी। बस उसी क्षण उन्होंने मन ही मन एक निर्णय ले लिया कि वे उस बच्ची को किसी गैर को न सौंपकर स्वयं अपनाएगी। अब वे 2 पुत्रों के साथ साथ एक पुत्री की माँ बन गई है। यह एहसास उन्हें अंदर तक सुकून पहुँचा गया। अपने प्रथम पुत्र के पश्चात उन्होंने ईश्वर से बहुत मन्नत मांगी थी कि अगली बार उन्हें एक पुत्री ज़रूर मिले। उस समय तो उनकी कामना पूर्ण नहीं हुई, पर आज अनायास ही ईश्वर ने उनकी कामना को अवश्य पूरा कर दिया था। इस प्रकार रागिनी का उनके जीवन में आगमन हुआ। रागिनी को अपनाने के उनके फैसले से शुरू में उनके तो पति भी उनसे विशेष सहमत नहीं थे। उन्होंने उनको समझाना भी चाहा, सुलोचना, अब सौरभ और गौरव भी बड़े हो गए हैं। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे इस फैसले को बच्चे सहज स्वीकार कर लेंगे। इतने वर्षों के बाद हमारे प्यार और दुलार की वे किसी और तीसरे बच्चे के साथ आसानी से शेयर नहीं कर पाएंगे। फिर मुझे भी यह व्यवहारिक नहीं लगता कि तुम इतनी व्यवस्था और इस उम्र में फिर से एक नवजात शिशु को पालन पोषण ठीक से कर पाओगी। वैसे ही हॉस्पिटल और घर गृहस्थी की जिम्मेदारी से तो तुम्हें समय नहीं मिलता। ऐसे में इस बच्ची को अपनाने का निर्णय मुझे तो बुद्धिमातपूर्ण नहीं लगता। उन्होंने अपने पति से जब रागिनी की परिस्थितियां तथा अपनी इच्छा के विशेष में देर तक बातचीत की तो अंततः उन्हें भी झुकना पड़ा। अपने पति को तो उन्होंने किसी तरह मना लिया था, पर गौरव और सौरभ की इस विषय में क्या प्रतिक्रिया होगी, इस दुविधा में वे कई दिनों तक रही। दोनों बच्चे उस समय उन लोगों से दूर हॉस्टल में पढ़ रहे थे। उनके अच्छे भविष्य के लिए हमने ये तय किया था। बच्चों की कमी हमेशा से लगती, लेकिन यही सोचकर कि पास रहकर हम ना तो अच्छी परवरिश कर पाएंगे, ना ही पढ़ा लिखा पाएंगे। अब इस बीच बच्ची के आने से उन्हें जीवन में एक नया मकसद मिल गया था और एक लड़की को हॉस्टल भेजने का मेरा मन नहीं हुआ। हालांकि उसकी परवरिश में शुरू में कुछ कठिनाइयाँ आई। सुबह हॉस्पिटल जाने के बाद उनकी अनुपस्थिति में बच्ची की देखरेख के लिए एक भरोसेमंद और कुशल परिचारिका की व्यवस्था करने से लेकर उसके खाने पीने पहनने की सामग्री जुटाने में शुरू में उन्हें कुछ मेहनत करनी पड़ी। गौरव और सौरभ को बड़ा करने के बाद छोटे बच्चों की परवरिश की आदत ही छूट गई थी। फिर से सुसु पॉटी से लेकर रातों को जागने का सिलसिला एक बार पुनः शुरू हो गया था, पर थोड़े दिनों में अपनी नई जिम्मेदारियों की उन्हें आदत भी पड़ गई। जब गर्मियों की छुट्टियों में गौरव और सौरभ घर आए तो रागिनी को देखकर शुरू में तो वे बहुत खुश हुए। वे उसके साथ खेलते, कभी उसको दूध पिलाने की कोशिश करते तो कभी उसकी नैपी बदलने में भी उन्हें बहुत मज़ा आता। लेकिन समय के साथ वे रागिनी से चिढ़ने लगे। इस बीच रागिनी भी बड़ी हो रही थी। वो दोनों भाइयों से उसी अपनेपन की उम्मीद करती थी जो वो देती, लेकिन वो तो उसे कभी नहीं मिला। रागिनी को उन्होंने अच्छे स्कूल में डाल दिया। बचपन से ही रागिनी पढ़ने में बहुत अच्छी रही। अपने कक्षा में सदैव अव्वल आती रही। उनकी बहुत बड़ी इच्छा थी कि उनके दोनों बेटों में से कोई एक तो उनके व्यवसाय को अपनाए, पर सौरभ ने MBA में दाखिला ले लिया और गौरव ने इंजीनियरिंग करने का निश्चय किया। दोनों बच्चों के लालन पालन में किसी भी प्रकार की कमी न रहने पाए, हमारा यही प्रयत्न रहता। और सोचा समय के साथ वो भी रिश्तों का मूल्य समझ जाएंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। MBA करने के बाद गौरव को किसी मल्टीनेशनल कंपनी में बहुत अच्छी नौकरी मिल गई थी। कुछ समय मुंबई में रहने के बाद वह लंदन चला गया। एक बार विदेश जाने के बाद वह भी वहाँ का होकर रह गया। वहीं उसने अपनी पसंद की किसी मराठी लड़की से विवाह भी कर लिया। विवाह करने के पश्चात उन लोगों को अपनी शादी की फ़ोटो भेजकर अपने फैसले की सूचना भर दी थी। सौरभ ने भी इंजीनियरिंग करने के बाद दिल्ली में ही कुछ समय किसी बड़ी कंपनी में प्रशिक्षण के लिया, फिर अपनी फैक्ट्री लगा ली थी। उसने भी दिल्ली में ही अपनी पसंद की लड़की से शादी करके वहीं बसने का फैसला कर लिया था। रागिनी ने मेडिकल में प्रवेश लेकर
उनकी इच्छा को फलीभूत करने का फैसला लिया था। एमबीए करने के बाद वह गायनेकोलॉजी में एमबीएस कर रही थी। उन्हीं दिनों अचानक सुभाष को हृदय का दौरा पड़ा। उन्हें तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा। सुभाष की एंजियोग्राफी के बाद एंजियोप्लास्टी भी हुई। कुछ दिन एडमिट रहे, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। दोनों लड़कों का क्रमशः लंदन और दिल्ली सूचना दी गई। गौरव ने तो किसी ज़रूरी कार्य में व्यस्तता के कारण आने से असमर्थ प्रकट की। हाँ, सौरभ ऑपरेशन के समय ज़रूर उपस्थित हो गया था। वह भी 2-3 दिन रहने के बाद आवश्यक काम आ जाने से वापस दिल्ली चला गया। उन दिनों रागिनी ने जी जानकर एक कर दिया था डॉक्टरों को बुलाने। दवाइयों की व्यवस्था करने के साथ साथ उन्हें भी हिम्मत बांधने की कोशिश में ही निरंतर लगी रही थी। रागिनी की सेवा ने उसके पति का मन भी जीत लिया था। उन्होंने अपने अंतिम समय में उनका हाथ थामते यही कहा, सुलोचना, रागिनी ने मेरी जो सेवा शुश्रूषा की है वह मेरे बेटे भी नहीं कर पाए। गौरव के लिए तो अपने मरते हुए बाप से भी ज़्यादा महत्व उसके काम का है। सौरभ औपचारिकता से निभाने आया भी तो काम का बहाना बनाकर 2-3 दिनों में ही वापस चला गया। कभी कभी मुझे यह सोचकर ही बहुत घबराहट हो जाती है कि यदि रागिनी हमारे पास नहीं होती तो हमारी क्या दशा होती। अब जाते जाते मैं इस बात से तो निश्चिंत हूँ कि भले ही हमारे बेटों के पास हमारे लिए समय नहीं है, पर हमारी बेटी तो सुख दुख में सदैव हमारे साथ रही। वास्तव में रागिनी को अपनाने का तुम्हारा निर्णय बहुत सही रहा। सुभाष की बातें सुनकर पास खड़ी रागिनी की आंखें भी भर आई, पर उसे इस बात का बहुत बड़ा संतोष था कि अपने अंतिम दिनों में पापा ने भी उसे अपना लिया था। सुभाष के जाने के बाद उनके जीवन में बहुत बड़ी ऋग्रता आ गई थी। शारीरिक दुर्बलता और मन के दुख तथा अवसाद ने उन्हें अंदर से तोड़ दिया था। इसीलिए उन्होंने हॉस्पिटल से भी अवकाश ले लिया था। अपने जीवन का अंतिम समय उन्होंने कल्याणकारी कार्यों में समर्पित करने का फैसला ले लिया था। रागिनी उनका बराबर ध्यान रखती थी। 2 साल बाद गायनिक में एमएस करने के बाद उन्होंने अपनी एक डॉक्टर फ्रेंड के लड़के से, विवेक से, उसकी शादी कर दी। विवेक से विवाह करने के बाद वह भी दिल्ली चली गई थी। रागिनी के विवाह पर उन्होंने दोनों बेटों को बुलावा दिया, पर दोनों ने मन से उसे कभी अपनी बहन ही नहीं माना। अंततः उनका विवाह में शामिल न होना उन्हें कोई आश्चर्य की बात नहीं लगी। रागिनी दिल्ली जाने पर भी जब भी मौका मिलता महीने 2 महीने में उनको संभालने एक चक्कर ज़रूर लगा लेती थी। बस जीवन इसी गति से चल रहा था। आज अचानक मिले सौरभ और रागिनी के पत्रों ने उनके शांत जीवन में पुनः एक हलचल सी लगा दी थी। दोनों ही पत्र दिल्ली से आए थे, पर दोनों को लिखने के पीछे उद्देश्य भिन्न थे। वे सोच रही थी कि रिश्तों के भी कितने आयाम हैं। गौरव और सौरभ को तो उन्होंने जन्म दिया था, उसने तो उनका खून का रिश्ता था। फिर दोनों बच्चों ने इस रिश्ते को कभी भी विशेष महत्व नहीं दिया, जबकि रागिनी से तो उनका कोई रक्त संबंध नहीं था। फिर भी वह उनके हृदय के कितनी नज़दीक थी। रागिनी के व्यवहार में, आचार में उसके प्रति श्रद्धा और सम्मान था। इस बात कुछ अंदाज उन्हें दिल तक छू गया था। वे सोच रही थी कि लोग कहते हैं खून का रिश्ता ही सब कुछ होता है, पर उन्हें तो लगता है कि मन के रिश्ते से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता।